Hello students, in this video we'll discuss chapter number 9 Africa, Political Division and Physical Features। बेटा इस वीडियो में हम लोग कॉन्टिनेंट अफ्रीका को डिस्कस करेंगे, अफ्रीका के पॉलिटिकल डिवीजन को देखेंगे मतलब कंट्री और कैपिटल की बात करेंगे, साथ ही साथ प्लेन्स, प्लेट्यू, माउंटेन्स मतलब फिजिकल फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो बेटा जब तक यूरोपियंस अफ्रीका को बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे तब तक अफ्रीका को क्या कहा जाता था? डार्क कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। फर्स्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया, उसके बाद नंबर आता है अफ्रीका का। और बेटा जैसे एशिया मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट है, वैसे ही सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। तो अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट भी है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन वाला भी है। अगर हम बात करें तो 30.3 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर्स जो है वो इसका एरिया है, इंक्लूडिंग एडजेसेंट आइलैंड्स। आइलैंड्स जो आसपास में उनको इंक्लूड करके 30.3 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया है। ये टोटल अर्थ सरफेस का 6% कवर करता है। ठीक हुई बात। अब देखो बेटा, हमारी अर्थ के ऊपर पानी भी है और साथ साथ ज़मीन भी है। तो अगर हम टोटल अर्थ की बात करें इंक्लूडिंग वाटर एंड ज़मीन मतलब लैंड, तो ये 6% कवर करता है। पर अगर मैं सिर्फ लैंड एरिया की बात करूं तो हमारे अफ्रीका के पास 20.4% लैंड एरिया है। समझ में आई क्या बात? देखो, टोटल अर्थ की बात करें तो टोटल अर्थ का कितना 6% है अफ्रीका के पास। पर अगर सिर्फ अर्थ के ऊपर जहां जहां लैंड एरिया उसकी बात करें तो टोटल लैंड एरिया का 20.4% किसके पास है? अफ्रीका के पास है। और बेटा वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करें तो 16% वर्ल्ड की पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन किसके पास है? हमारे अफ्रीका के पास है। ये जो कॉन्टिनेंट है ये चारों साइड से मतलब चारों साइड से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, टॉप में नॉर्थ में मिलेगी मेडिटेरेनियन सी, रेड सी और स्वेज कैनाल मिलेगी नॉर्थ ईस्ट में, इंडियन ओशन मिलेगा साउथ ईस्ट में, अटलांटिक ओशन मिलेगा वेस्ट में। तो लगभग पानी से घिरा हुआ है हमारा अफ्रीका। देखो, अगर मैं अफ्रीका का मैप बनाऊं तो ऐसे मैप बनेगा। तो यहाँ इंडियन ओशन है, ठीक है, यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ अटलांटिक ओशन है, यहाँ पर अटलांटिक ओशन है, यहाँ सदर्न ओशन मिल जाएगा नीचे। तो ये जो कॉन्टिनेंट है सराउंडेड बाय वाटर है ऑल साइड से। मेडिटेरेनियन सी नॉर्थ में है, रेड सी और स्वेज कैनाल नॉर्थ ईस्ट में है, इंडियन ओशन साउथ ईस्ट में है, अटलांटिक ओशन वेस्ट में है। और इसकी पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन की बात करें हम अफ्रीका की तो वो है 1.1 बिलियन। और जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो है 36.4 किलोमीटर स्क्वायर। देखो मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि 1 किलोमीटर में लगभग 37 लोग रहते हैं। कहाँ पर? अफ्रीका में। टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 1.1 बिलियन है। जैसे हमारे इंडिया में 28 स्टेट हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, वैसे ही अफ्रीका में 54 फुल्ली रिकॉग्नाइज सोवरेन स्टेट्स हैं, 9 टेरिटरीज हैं और 2 डी फैक्टो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं। तो 54 तो फुल्ली सोवरेन स्टेट हैं, 9 टेरिटरीज हैं और 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं। अगर हम अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री की बात करें कि भाई अफ्रीका में जो सबसे बड़ी कंट्री है वो कौन सी है, तो वो है अल्जीरिया। अल्जीरिया के पास कितना एरिया है बेटा? 2 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 23,81,740 किलोमीटर स्क्वायर। तो अल्जीरिया का एरिया कितना है? 23,81,740 किलोमीटर स्क्वायर। नाइजीरिया लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन में, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर रहती है? नाइजीरिया में रहती है। सबसे ज़्यादा एरिया किसके पास है? अल्जीरिया के पास। तो दोनों चीज़ें याद रखना कि अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री तो वो है अल्जीरिया, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस में रहती है? नाइजीरिया में। कितनी पॉपुलेशन रहती है अल्जीरिया में? 16,66,29,000। ये मिलियंस में तुम लोग पढ़ लेना, बिलियंस में मैं अपना इंडियन सिस्टम में ही पढ़ूंगी। तो कितनी है? 16,66,29,000। ये इंडियन सिस्टम में पढ़ा जबकि वो लिखा इंटरनेशनल सिस्टम में। ठीक है, दूसरा अगर अल्जीरिया के एरिया की बात करें तो 23,81,740 किलोमीटर स्क्वायर।
सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन नाइजीरिया में, सबसे बड़ा एरिया अल्जीरिया का। जो स्मॉलेस्ट कंट्री अफ्रीका की उसका नाम है सेशेल्स, जो कि एक आर्कीपेलगो है। आर्कीपेलगो क्या होता है? ग्रुप ऑफ आइलैंड, बहुत सारे आइलैंड जहाँ होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? आर्कीपेलगो। तो सेशेल्स क्या है? आर्कीपेलगो है, जिसका एरिया है 445 किलोमीटर स्क्वायर। अगर हम कॉन्टिनेंटल मेनलैंड की बात करें तो स्मॉलेस्ट नेशन है जाम्बिया। देखो, सेशल्स तो एक आइलैंड हुआ ना, आर्कीपेलगो आइलैंड है, मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड है। तो पर अगर मेनलैंड में पूछे कि मेनलैंड में सबसे छोटा नेशन कौन सा है, तो बता देना जाम्बिया है, जिसका एरिया है 11,300 किलोमीटर। अफ्रीका की जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है, रैपिडली इंक्रीज हो रही है लास्ट 40 ईयर्स में। और जो अफ्रीका है रिलेटिवली यंग कॉन्टिनेंट है। कुछ अफ्रीकन जो स्टेट्स हैं वहाँ पर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज की है। बेटा अब हम अफ्रीका को थोड़ा सा और डीप में पढ़ेंगे, इसकी लोकेशन देखेंगे, इसके फिजिकल फीचर्स को डिस्कस करेंगे। पहले फैक्ट फाइल देख लेते हैं। तो बेटा अफ्रीका ही ओरिजिनेटिंग प्लेस है ह्यूमंस का, और इसको एविडेंस देती है डिस्कवरी ऑफ अर्लीस्ट होमिनिड्स एंड देयर एंसेस्टर्स। जब डिस्कवरी हुई अर्लीस्ट होमिनिड्स की, एंसेस्टर्स की, तब हमें पता चला कि जो अफ्रीका है वो ओरिजिनेटिंग प्लेस है ह्यूमंस का, होमिनिड क्लेड का, जिसे हम ग्रेट एप्स भी कहते हैं। और इसका एविडेंस कौन देता है, प्रूफ कौन देता है? डिस्कवरी ऑफ अर्लीस्ट होमिनिड्स एंड देयर एंसेस्टर्स। वर्ल्ड की सबसे प्राचीन और सबसे लंबी चलने वाली सिविलाइजेशन, जिसे हम इजिप्शियन सिविलाइजेशन कहते हैं, वो भी अफ्रीका में ही रही। अफ्रीका में एक कंट्री है इजिप्ट, है ना। तो दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे लंबी जो सिविलाइजेशन है, जिसे हम इजिप्शियन सिविलाइजेशन कहते हैं, ये भी कहाँ पर ही है बच्चा? अफ्रीका। देन जो यूरोपियन एक्सप्लोरेशन हुए अफ्रीका के, वो एंशियंट ग्रीक्स और रोम्स ने शुरू किए। फिर से सुनो, जो एंशियंट एक्सप्लोरेशन हुए, मतलब सबसे शुरुआती एक्सप्लोरेशन हुए अफ्रीका के, उन्हें करने वाले कौन थे? एंशियंट ग्रीक्स और रोमन्स। बेटा अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है, जिसने अलेक्जेंड्रिया बनाया इजिप्ट में, उसे वेलकम किया गया इजिप्ट में 332 BC में एज अ लिबरेटर। लोगों को लगा हमारे दुख दूर करने आ गए हैं अलेक्जेंडर, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे हम सिकंदर भी कहते हैं, इन्होंने अलेक्जेंड्रिया बनाया इजिप्ट में, उन्हें वेलकम किया गया एज लिबरेटर। कब? इजिप्ट में। कब? 332 BC में। अफ्रीका अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जरा ध्यान से देखना। अफ्रीका अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों ही पास होती हैं। जैसे ये रहा अर्थ, तो अर्थ में ये है इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये कैंसर। मतलब अफ्रीका की लोकेशन इस टाइप की है कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों ही यहाँ से पास होती हैं। इवन द प्राइम मेरिडियन इज ऑल्सो पासिस थ्रू अफ्रीका। तो बहुत ज़रा ध्यान से सुनना, हमारे इंडिया से सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, पर अफ्रीका से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और प्राइम मेरिडियन सब पास होते हैं। इसे कॉमनली डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं, क्योंकि ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से थोड़ा सा अनएक्सप्लोर्ड रहा बहुत लंबे टाइम तक। इट इज़ कॉमनली नोन एज डार्क कॉन्टिनेंट। इसे कॉमनली डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं क्योंकि ये अनएक्सप्लोर्ड रहा फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे समय तक लोग जानते ही नहीं थे इसके बारे में। जो नेचुरल बैरियर्स थे जो हमें रोकते थे, जिनकी वजह से अफ्रीका तक किसी की रीच नहीं हुई, वो थे अनएंडिंग सहारा डेजर्ट। आप एंट्री लेना चाहोगे तो दूर दूर तक रेगिस्तान दिखेगा भाई, कोई चलना भी नहीं चाहेगा कि अरे फंस गए तो पानी कहाँ से लाएंगे। लैक ऑफ गुड हार्बर्स, बहुत अच्छे हार्बर्स भी नहीं थे अफ्रीका के पास, है ना। अलॉन्ग द कोस्ट स्टीपली राइजिंग प्लेट्यूज। देखो बेटा, अगर इस तरीके का जेंटल स्लोप हो तो आप इसको चढ़ने की कोशिश करोगे, पर ऐसे स्टीप स्लोप्स हैं कहाँ पर? अफ्रीका के, मतलब जैसे ये है अफ्रीका के कोस्ट और फिर यहाँ से प्लाट्यू बना हुआ है। तो ये इन स्टीप स्लोप्स पे चढ़ना, क्लाइंब करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, जेंटल स्लोप ही अच्छे होते हैं। सहारा डेजर्ट की बात करें, स्टीप स्लोप्स की बात करें, ये डिफिकल्ट बना देते थे एक्सप्लोरर्स के लिए टू एंटर इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट। लैंड है पर एक साइड से जा रहे हैं तो रेत ही रेत है, दूसरी साइड जा रहे हैं तो आप चढ़ाई नहीं कर पा रहे, मतलब चढ़ नहीं पा रहे क्योंकि स्टीप स्लोप्स हैं। तो इस वजह से जो हमारे एक्सप्लोरर थे वो अंदर अफ्रीका में नहीं जा पाते थे।
फिर धीरे धीरे इस कॉन्टिनेंट की डिस्कवरी एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुए। उन्हें करने वाले थे ग्रेट एक्सप्लोरर मुंगो पार्क, डेविड लिविंगस्टोन, मॉर्टन स्टेनले। कौन कौन बेटा? मुंगो पार्क, डेविड लिविंगस्टोन और मॉर्टन स्टेनले। जो रिवर है अफ्रीका की, वो भी आसानी से क्रॉस नहीं की जा सकती भाई। जो रिवर है अफ्रीका की, वो भी हमें अनडिस्टर्ब्ड वाटरवेज नहीं देती हैं, क्योंकि बीच बीच में ये रैपिड वाटरफॉल्स बनाती है। देखो, अगर रिवर ऐसे ऐसे चलती रहे ना बेटा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप शिप लेके यहाँ से जा सकते हो। पर ये जो रिवर्स हैं, ये बीच में बड़े बड़े वाटरफॉल्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं? बड़े बड़े वाटरफॉल्स। अरे यार सॉरी, ऐसे तो कभी रिवर चलेगी नहीं। देखो, ऐसे रिवर गई, फिर यहाँ पर वाटरफॉल बनाया, फिर रिवर सीधे सीधे गई, फिर यहाँ बड़ा वाटरफॉल बना दिया। तो ये वाटरफॉल से फिर ट्रेवल करना आपके लिए मुश्किल काम हो जाएगा, है ना। कितनी मूवीज में हम देखते हैं तो हम डर जाते हैं कि अरे अब यहाँ पर इनका शिप आ गई है, अब ये नीचे कैसे आएगी। तो इस तरीके से रिवर भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है, मतलब स्मूथ आपको रास्ता कहीं से भी मिलने वाला नहीं है। जो वाइड स्प्रेड मलेरिया फीवर है, यहाँ पर बहुत सारी फैटल डिसीजेज हैं, ये भी हेल्थ हजार्ड क्रिएट करती हैं। मलेरिया सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक मतलब इलनेस है यहाँ की। बहुत सारी दूसरी फैटल इलनेसेस भी हैं जिनकी वजह से भी इस कॉन्टिनेंट में रहना, इस कॉन्टिनेंट को क्रॉस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था। और बेटा कितनी बार ऐसा होता था कि जो एक्सप्लोरर होते थे उन पर अटैक हो जाते थे। अटैक करने वाले कौन होते थे? वहाँ के एंटागोनिस्टिक नेटिव, मतलब वो लोग जो वहाँ के नेटिव होते थे, पर वो जो एक्सप्लोरर आते थे उन्हें दुश्मन की तरह देखते थे। एंटागोनिस्ट मतलब जो शत्रु की तरह, दुश्मन की तरह देखने वाले, है ना। तो वहाँ की जो नेटिव ट्राइब होती थी वो एक्सप्लोरर्स के ऊपर अटैक कर देती थी, क्योंकि उन्हें डर लगता था भाई कि ये लोग आएंगे और आकर हो सकता है कुछ ऐसा करें जो हमारे लिए सही ना हो। तो डर के कारण वो लोग एक्सप्लोरर्स पे अटैक कर देते थे। ये जो अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस थे, ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक, इनिमिकल का मतलब होता है हानिकारक, एक्सप्लोरर्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते थे, हानिकारक होते थे एक्सप्लोरर्स के लिए। इनिमिकल मतलब हार्मफुल, हानिकारक। दे कुड नॉट एंटर द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट ईजिली, और वो बेचारे हमारे एक्सप्लोरर इन्हीं सारे सर्कमस्टांसेस से परेशान होके बहुत अंदर तक, इंटीरियर तक नहीं पहुंच पाते थे। हैंस द एक्सप्लोरर कॉल्ड इट डार्क कॉन्टिनेंट, इसीलिए एक्सप्लोरर इसे क्या कहते थे कि भाई ये डार्क कॉन्टिनेंट है। अब हम लोकेशन की बात करेंगे तो जो अफ्रीका है वो वर्ल्ड के मिडिल में है। यहाँ नॉर्थ अमेरिका, यहाँ साउथ अमेरिका, यहाँ यूरोप, यहाँ अफ्रीका, यहाँ एशिया है। ठीक है, तो देखो मिडिल में है ना अफ्रीका। अफ्रीका कहाँ पर है? मिडिल में। तो जो अफ्रीका है वो वर्ल्ड के मिडिल में है। ये अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है विच लाई इन ऑल फोर हेमिस्फेयर, ये चारों हेमिस्फेयर में है। देखो जैसे ये रहा, मैंने अफ्रीका का मैप बनाया, तो नदर्न हेमिस्फेयर में भी है, सदर्न हेमिस्फेयर में। सपोज करो ये इक्वेटर की लाइन है, तो ये नदर्न हेमिस्फेयर में भी है, सदर्न हेमिस्फेयर में भी है। ये गई 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। तो ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर में भी है और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में भी है। तो क्या बात समझ में आ गई? देखो जैसे ये अर्थ है, अर्थ पे ये इक्वेटर है, ये प्राइम मेरिडियन है, ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन और ये 0 डिग्री इक्वेटर। ये अर्थ को 2 हाफ्स में डिवाइड करता है, नदर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर। और ये वाली जो लाइन है ये भी अर्थ को 2 हाफ्स में डिवाइड करती है, एक है ईस्टर्न हेमिस्फेयर और एक है वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो अफ्रीका इस तरीके से लोकेटेड है। तो साउथ में भी है, नॉर्थ में भी है, वेस्ट में भी है और ईस्ट में भी है। फिर से एक बार सुन लो, अफ्रीका लाइज इन मिडिल ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के मिडिल में अफ्रीका है। ये अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जो चारों हेमिस्फीयर में है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये मैंने आपको दिखा दिया। अगर हम अफ्रीका की लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को देखें तो देखो जैसे ये रहा आपका अफ्रीका, तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चा? 37 नॉर्थ से स्टार्ट होता है और 35 साउथ पे ख़त्म होता है। 37 नॉर्थ से स्टार्ट होकर 35 साउथ पे ख़त्म होता है। यहाँ पर ये वेस्ट में 17 डिग्री से स्टार्ट होता है और यहाँ पर ये 51 ईस्ट पे ख़त्म होता है। आई बात समझ में? यहाँ पे स्टार्ट कितने से हो रहा है बच्चा? साउथ सदर्न हेमिस्फेयर में 35 डिग्री से स्टार्ट है, नदर्न हेमिस्फेयर में 37 डिग्री नॉर्थ पे ख़त्म है। अगर इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 17 वेस्ट से स्टार्ट होके 51 ईस्ट में ख़त्म हो रही है।
जो इक्वेटर है वो डिवाइड करता है अफ्रीका को टू इक्वल अनइक्वल पार्ट्स में। इक्वल पार्ट में नहीं बच्चा, टू अनइक्वल पार्ट में इक्वेटर अफ्रीका को डिवाइड करता है, पर बच्चा दो अनइक्वल पार्ट में, मतलब दोनों पार्ट इक्वल नहीं होते हैं। जैसे ये रहा अफ्रीका, अगर यहाँ से इक्वेटर जा रहा है तो ये वाला पार्ट कम है, ये वाला पार्ट ज़्यादा है, इसीलिए कहा कि अनइक्वल। जो बिगर पार्ट है वो नदर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। देखो ये रहा अफ्रीका, तो बिगर पार्ट नदर्न हेमिस्फीयर में है, ये इक्वेटर, और थोड़ा कम पार्ट कहाँ पर है, सदर्न हेमिस्फीयर में है। जो इक्वेटर है वो 3 कंट्रीज से 6 कंट्रीज से पास होता है, अफ्रीका की 6 कंट्री से पास होता है इक्वेटर। इक्वेटर डिवाइड करता है अफ्रीका को टू अनइक्वल पार्ट्स में। जो बिगर पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, नदर्न हेमिस्फीयर, और जो छोटा वाला पार्ट है उसे कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर 6 कंट्रीज से पास होता है अफ्रीका की, वो है केन्या, युगांडा, सोमालिया। केन्या, युगांडा, सोमालिया, कॉन्गो, गैबन, जायर। केन्या, युगांडा, सोमालिया, कॉन्गो, गेबन, जायर, ये 6 कंट्री से पास होता है इक्वेटर। जो प्राइम मेरिडियन है वो पास होती है वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका से, अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट से प्राइम मेरिडियन पास होती है, वो भी 4 कंट्रीज से। वो कंट्रीज हैं अल्जीरिया, घाना, माली, बुर्किना फासो। देखो जैसे ये रहा पूरा अफ्रीका का मैप मैंने बनाया है, तो अफ्रीका से इक्वेटर पास हो रहा है 6 कंट्री से, केन्या, युगांडा, सोमालिया, कॉन्गो, गिबन, जायर। और प्राइम मेरिडियन पास हो रही है 4 कंट्री से, अल्जीरिया, घाना, माली, बुर्किना फासो। बुर्किना फासो, हाँ, अल्जीरिया, घाना, माली, बुर्किना फासो। नाउ डिड यू नो सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दी हैं बच्चा, याद रखना। स्ट्रेट, स्ट्रेट क्या होता है, वाटर का नैरो पैसेज होता है जो बड़े वाटर बॉडीज, दो बड़े वाटर बॉडीज को ज्वाइन करता है, ठीक है। जैसे सपोज करें एक वाटर बॉडी यहाँ पर, एक बड़ी सी वाटर बॉडी यहाँ पर है, ये जो नैरो पैसेज है पानी का जो इन दोनों बड़ी वाटर बॉडीज को ज्वाइन कर रहा है, इसे क्या कहेंगे, स्ट्रेट। और ये दो लैंड मासेस को भी सेपरेट कर रहा है, ये लैंड मास है, ये भी लैंड मास है, इन दोनों को सेपरेट किया इसने और दो वाटर बॉडीज को ज्वाइन किया, ठीक है। फिर से पढ़ें, इट इज़ अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर, पानी का बहुत ही छोटा पैसेज होता है जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को ज्वाइन करता है और दो लैंड मासेस को सेपरेट कर देता है। इस्थमस क्या होता है बच्चा, इस्थमस नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होती है, जैसे कि ये इस्थमस ऑफ पनामा को देख लेते हैं अपन। ये यहाँ पर साउथ अमेरिका है, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, और ये पतला सा पैसेज है जो इन दो कॉन्टिनेंट को ज्वाइन कर रहा है और दो बड़ी वाटर बॉडीज को अलग कर दे रहा है। यहाँ अटलांटिक ओशन है, यहाँ पैसिफिक ओशन है, तो अटलांटिक ओशन पैसिफिक ओशन को ये डिवाइड कर रहा है और दो बड़े लैंड मासेस को जोड़ रहा है, मतलब स्ट्रेट का बिल्कुल अपोजिट। स्ट्रेट में वाटर बॉडीज जुड़ी होती है और इस्थमस में लैंड मास जुड़ा होता है। देखो ये स्ट्रेट में वाटर बॉडीज जुड़ी हुई हैं और यहाँ पर लैंड मास जुड़ा। एरिया, एरिया की अगर हम बात करें तो 30.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है अफ्रीका के पास। साउथ अमेरिका के साइज से जस्ट डबल, ट्वाइस द साइज ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के साइज को डबल कर लो तो आ जाएगा अफ्रीका। 9 टाइम्स द साइज ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया का जो साइज है उसको कितना टाइम कर लो, 9 टाइम कर लो। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हमारा है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 9 से। इतना एरिया है अफ्रीका का और साउथ अमेरिका के एरिया को डबल कर दो। जो वास्टनेस है इस कॉन्टिनेंट की, उससे इस तरीके से भी गेज किया जा सकता है कि जो लैंड मासेस हैं यूएस, यूरोप, जापान, इंडिया, इन सब को आप एडजस्ट कर सकते हो अफ्रीका में। इवन देन सम ऑफ द स्पेस वुड रिमेन एम्प्टी। अगर अफ्रीका का मैप अगर हम देखें तो अफ्रीका के अफ्रीका का मैप अगर हम देखें तो अफ्रीका के मैप में आप इंडिया को रख दो, यूएस को रख दो, जापान को रख दो, यूरोप को रख दो, और बस इतनी कंट्री को रखने के बाद भी यूएस, यूरोप, जापान, इंडिया, इनको रखने के बाद भी थोड़ा एरिया बच ही जाएगा। अब नाउ बाउंड्रीज, तो भाई जो अफ्रीका है वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है बेटा, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो ये रहा इंडिया और ये रहा हमारा अफ्रीका, है ना। यहाँ पर है मेडिटेरेनियन सी और यहाँ पर है यूरोप, यहाँ पर है इंडियन ओशन, यहाँ पर है अटलांटिक ओशन। तो इंडिया के या एशिया के, सपोज करो इंडिया एशिया में, तो एशिया के साउथ वेस्ट में, ये इंडिया का ईस्ट है, ये इंडिया का वेस्ट है, तो इंडिया के साउथ वेस्ट में है अफ्रीका।
यूरोप के साउथ में है अफ्रीका, तो यूरोप के साउथ में है अफ्रीका। एशिया के साउथ वेस्ट में है अफ्रीका। तो पहली बात तो अफ्रीका इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज। जो कॉन्टिनेंट है वो साउथ में है यूरोप के, और एशिया के साउथ वेस्ट में, जैसे मैंने आपको दिखाई दिया। जैसे ये रहा हमारा इंडिया, इंडिया से साउथ, या एशिया मान लो आप इंडिया को, जैसे एशिया बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है। तो एशिया के साउथ वेस्ट में अफ्रीका मिलेगा आपको, यूरोप के साउथ में मिलेगा। इट इज़ सराउंडेड बाय मेडिटेरेनियन सी, नॉर्थ नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी है। स्वेज कैनाल, रेड सी इस सिनाई पेनिनसुला इसके नॉर्थ ईस्ट में है। इंडियन ओशन इसके साउथ ईस्ट में है। अटलांटिक ओशन इसके वेस्ट में है। देखो देखो जाओ, देखो ये है इन अफ्रीका। तो यहाँ पर है इंडियन ओशन, यहाँ पर है अटलांटिक ओशन, यहाँ पर मिलेगा आपको रेड सी, स्वेज कैनाल, यहाँ पर मिलेगा मेडिटेरेनियन सी, है ना। स्वेज कैनाल, रेड सी, सिनाई पेनिनसुला इसके नॉर्थ ईस्ट में है। इंडियन ओशन इसके साउथ ईस्ट में, अटलांटिक ओशन इसके वेस्ट में है। जो मेडिटेरेनियन सी है वो अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। रेड सी अफ्रीका को एशिया से अलग करती है। यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे बेटा। क्या पूछे जाएंगे? मेडिटेरेनियन सी सेपरेट करती है किसको? अफ्रीका को। किससे? यूरोप से। और रेड सी सेपरेट करती है अफ्रीका को किससे? एशिया से। तो पूछा जाएगा अफ्रीका और एशिया को सेपरेट करने वाली वाटर बॉडी, तो लिख देना रेड सी। अफ्रीका और यूरोप को सेपरेट करने वाली वाटर बॉडी मेडिटेरेनियन सी। जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है वो मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है। फिर से सुनना, अगर मैम क्वेश्चन पूछती हैं 1 मार्क में, विच स्ट्रेट कनेक्ट मेडिटेरेनियन सी टू अटलांटिक ओशन, तो क्या लिखोगे? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से, और सेपरेट करता है अफ्रीका को यूरोप से। इन द सेम वे जो स्ट्रेट ऑफ बाबल ए मालदीव है वो रेड सी को कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ एडन से, और सेपरेट करता है अफ्रीका को अरेबिया से। देखो 2 स्ट्रेट पढ़ रही है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किस किस को कनेक्ट कर रहा है? अभी हमने पहले ही पढ़ लिया था। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? जो बड़ी 2 वाटर बॉडी को जोड़े। तो ये स्ट्रेट मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन को तो कनेक्ट कर रहा है, पर 2 लैंड मासेस को अलग कर रहा है। वो लैंड मासेस हैं अफ्रीका और यूरोप। फिर ऐसे ही स्ट्रेट ऑफ बावल ए मालदीव है, तभी मैंने स्ट्रेट आपको पहले ही समझा दिया। वो कनेक्ट करता है रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से, पर सेपरेट कर देता है अफ्रीका को अरेबिया से। इसीलिए जो अफ्रीका है वो यूरेशिया से सेपरेट है 2 डिफरेंट पॉइंट से। एक पॉइंट है स्वेज कैनाल और दूसरा है बाबले मालदीव। अफ्रीका इज लिंक्ड विद एशिया। अफ्रीका एशिया से लिंक्ड है, एक नैरो स्ट्रिप जिसे हम बोलते हैं इस्थमस ऑफ स्वेज। अफ्रीका लिंक्ड है एशिया से, किससे? इस्थमस से। हमने देखा था कि इस्थमस 2 लैंड मासेस को जोड़ता है, तो इस्थमस ऑफ स्वेज किस किस को जोड़ता है? एशिया और अफ्रीका को। ये किस किस के बीच में बच्चा? मेडिटेरेनियन सी और रेड सी के बीच में है। इसी के ऊपर फिर बाद में स्वेज कैनाल बनाई गई है थ्रू दिस इस्थमस। इसी इस्थमस के ऊपर क्या बनाई है हमने? स्वेज कैनाल। तो स्वेज कैनाल किस किस को जोड़ती है? मेडिटेरेनियन सी को जोड़ती है रेड सी से। बेटा अब अफ्रीका की कंट्रीज हैं और टेरिटरीज हैं, तो जरा ध्यान से सुनो कि इसमें सिर्फ रीड करना है। तो मैं इसको रीड करके क्यों वीडियो को लेंथी बनाऊं? आप लोग रीड कर लोगे। अल्जीरिया कैपिटल अल्जीरिया है ना, इजिप्ट कैपिटल कायरो, जाम्बिया लुसाका, तंजानिया डोडोमा। इसको मुझे पढ़ने की ज़रूरत है क्या? नहीं है ना। तो आप लोग को ऐसे कंट्री डिवाइडेड भी दी है कि नॉर्थ अफ्रीका में कौन सी कंट्री हैं, सेंट्रल अफ्रीका में कौन सी कंट्रीज़ हैं, ईस्टर्न अफ्रीका में कौन सी कंट्रीज़ हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका या नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में देख लो कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो इसको पढ़ने की मुझे ज़रूरत नहीं लगती, ये लोग आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है। सदर्न अफ्रीका में कौन सी कंट्रीज़ है, वेस्टर्न अफ्रीका में कौन सी कंट्रीज़ हैं, आप लोग अपने आप पढ़ेंगे। फॉर डिस्कस द फॉलोइंग आई मेक सेपरेट वीडियो। येस, लेट्स इंक्वायर ज़रूर पढ़ लेते हैं। लेट्स इंक्वायर में फर्स्ट पॉइंट है जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है वो चैनल है किस किस के बीच में? सदर्न टिप ऑफ आइबेरियन पेनिनसुला के सदर्न टिप और नदर्न अफ्रीका के बीच में है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये आउटलेट की तरह काम करता है मेडिटेरेनियन सी टू अटलांटिक ओशन। ये 60 किलोमीटर लंबा है और विड्थ इसकी कहीं पर 24 किलोमीटर है, कहीं पर 40 किलोमीटर है।
इट्स वेस्टर्न एक्सट्रीमिटी, कहीं कहीं पर वेस्टर्न में जाओगे तो 40 किलोमीटर तक मिलेगा। अगर हम बाबल मानदेव की बात करें तो इसका मीनिंग है गेट वे टू एंग्विश और गेट वे ऑफ टीयर्स। ये जो नाम है ये इस तरीके से दिया गया है क्योंकि यहाँ पर बहुत डेंजर्स हैं, अगर आप नेविगेशन कर रहे हैं तो बहुत परेशान हो जाएंगे। ये सिग्निफिकेंट लिंक भी है इंडियन ओशन और मेडिटेरेनियन सी के बीच में वाया रेड सी एंड द सुएज कैनाल। इसकी मैक्सिमम लेंथ 130 किलोमीटर की है और विड्थ 40 किलोमीटर तक जाती है। तो बाबल मानदेव का मतलब है गेटवे ऑफ एंग्विश और गेटवे ऑफ टीयर्स। ये नाम दिया गया है इसके डेंजरस नेविगेशन की वजह से, डेंजर्स अटेंडिंग इट्स नेविगेशन। आप इसमें नेविगेट करोगे तो बहुत ज़्यादा डेंजर्स का सामना आपको करना पड़ेगा। ये इंडियन ओशन मेडिटेरेनियन सी के बीच में एक लिंक की तरह है वाया सुएज कैनाल एंड रेड सी। टोटल लेंथ है 130 किलोमीटर। जो सुएज कैनाल है ये शिपिंग कैनाल है जो मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ती है। सुएज कैनाल इज अ शिपिंग कैनाल कनेक्टेड मेडिटेरेनियन सी एट द पोर्ट सेट विद द रेड सी। ये बिल्ट हुई 1859 में और 1869 में बाय फर्डिनेंड डी लेसेस। कब से कब तक बची बच्चा? इसकी कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हो गई थी 1859 में, ख़त्म हुआ 1869 में। 10 साल सुएज कैनाल के कंस्ट्रक्शन में लगे और करने वाले कौन थे? फर्डिनेंड डी लेसेप्स। ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर थी 1857 तक और फिर इसे नेशनलाइज्ड किया गया है, इजिप्ट ने इसे नेशनलाइज्ड किया गया विच लेड टू सुएज क्राइसिस और उसके बाद से यहाँ पर सुएज क्राइसिस आ गए। So student, I am ending this video here and if you have any doubt, any problem to write in comment section. Physical features को हम देखेंगे बच्चा पार्ट 2 में।